कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से कमेंट किया हुआ क्वेश्चन। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास बताइए, तो आज मैं उसी को लेकर आई हूँ। और मैं इससे पहले मैं बता दूँ कि आलोचना से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं। जैसे सैद्धांतिक आलोचना क्या है, आलोचना के कृति और राइटरों ने क्या क्या अपने वो कितने लक्षण हैं और क्या क्या कहा है, ये भी मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसकी उद्भव और विकास बताऊंगी। तो कमेंट वो किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो किसी शब्द की उत्पत्ति या ज्ञान के लिए काव्य व्याकरण शास्त्र के अनुसार उसकी उत्पत्ति एवं अर्थ ज्ञान का ही वंचिन है। ठीक है। जो आलोचना होती है, आलोचना शब्द का ही व्याकरण शास्त्र सम्मत अर्थ ही ग्राह्य तथा समीचीन होगा। ठीक है। इसका जो वो होता है कि समीक्षा जो होती है, समीक्षा के लिए आलोचना अथवा समालोचना शब्द प्रारंभ से ही प्रचलित है। आलोचना के अंतर्गत प्रायः किसी कृत्य के गुणों का विवेचन होता है। ठीक है। आलोचना शब्द लोच धातु से बना है। आ प्लस लोच प्लस अन प्लस आ लगा करके आलोचना बनता है। ठीक है। प्रथम आ उपसर्ग है। लोच का अर्थ है देखना, और जो लोच का अर्थ होता है वो है देखना, और लूच धातु से जो बना है वो है उसमें ग्रहित होता है। और इसके प्रायः स्वरूप अंग्रेजी में क्रिटिज्म शब्द का प्रयोग होता है, जो ग्रीक भाषा के क्रिटिकास शब्द से निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार दर्शन करना, देखना, जांचना, छानबीन करना। ठीक है। अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के संबंध में पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को उसका ज्ञान प्राप्त कराना ही आलोचना होता है। डॉक्टर जो श्याम सुंदर दास है, जो आलोचना की परिभाषा में कहते हैं, उनका मत है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। उससे पहले मैं थोड़ा सा लाइन बताती हूँ आलोचना की परिभाषा क्या है। ठीक है। आलोचना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हिंदी में कई शब्द प्रचलित हैं। इन शब्दों के प्रयोग की स्थिति परिवर्तनशील रहती है। कभी आलोचना शब्द बहुप्रचलित था, किंतु आज समालोचना और समीक्षा शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो साहित्य जब अपने रूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है, तब समालोचना या आलोचना का जन्म होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के परिभाषाएं दी हैं। तो पहले में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उनका कहना है कि साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों की विवेचना करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है वो ये कहते हैं। ठीक है। वहीं पे यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ठीक है। जो वे जॉनसन है वो कहते हैं कि कवि की आलोचना केवल कवि ही कर सकता है, सब कवि नहीं। केवल वही कवि जो काव्य रचना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। जो बेन जॉनसन है वो ये कहते हैं कि जो कवि की आलोचना है
वो केवल कवि कर सकता है, सारे कवि नहीं कर सकते हैं। और जो कवि भी वही कवि होते हैं जो काव्य की रचना करते हैं, काव्य में श्रेष्ठ होते हैं। अब बताऊंगी कि उद्भव और विकास में क्या है। तो हिंदी गद्य के सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि उद्भव और विकास में क्या कहा गया है। आलोचना को हम जिस अर्थ में स्वीकार करते हैं उसका वास्तविक विकास तो आधुनिक युग से है। युग में पश्चात आलोचना से प्रभावित होकर ही हुआ है, किंतु फिर भी भक्ति काल तथा रीतिकाल के सूत्र रूप में थोड़ी बहुत आलोचना मिल जाती है। इस भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन आलोचना का आधुनिक आलोचना के संदर्भ में भले ही कुछ महत्वपूर्ण ना हो, किंतु उसके ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में इन दोनों युगों की आलोचना पर भी बातचीत या मतभेद है। थोड़ी बहुत इन दोनों भी आलोचनाओं में मतभेद हुआ है, ठीक है। वहीं पे जो हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का विशेष महत्व रहा है, लेकिन क्योंकि आलोचना सहित हिंदी गद्य की कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध विधाओं का श्री गणेश भारतेंदु युग में ही हुआ है। हिंदी समीक्षा का आरंभ पुस्तकों पर प्रकाशित विचारात्मक समीक्षकों के रूप में हुआ है, जिसका प्रमाण हमें आनंद कादंबनी में प्रकाशित लाला श्री निवास दास कृति संयोगिता, स्वयंवर और बंग विजेता जैसी समीक्षाओं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। हिंदी समीक्षा के विकास को अध्ययन की सुविधा को दृष्टिपथ में रखकर निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहले पे है भारतेंदु युग, दूसरे पे है द्विवेदी युग और तीसरे पे है शुक्ल युग और उसके चौथे पे है शुक्लोत्तर युग। तो पहले में देखते हैं कि क्या कहा गया है कि जो भारतेंदु युग में हिंदी आधुनिक आलोचना का जन्म भारतेंदु युग में माना जाता है, मानना चाहिए। जिस प्रकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी की कुछ अन्य नूतन विधाओं पर सर्वप्रथम अपनी लेखनी उठाई, उसी प्रकार आलोचना के क्षेत्र में भी वे सर्वप्रथम अवतरित हुए, ठीक है। उन्होंने नाटक नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की, जो कि सन 1883 में प्रकाशित हुई। 1883 में जो प्रकाशित हुई वो जो नाटक है वो, ठीक है। इस ग्रंथ में इनकी मूल दृष्टि एवं पाश्चात काव्यशास्त्र में प्रचलित नाटकों के नियम में सामंजस्य स्थापित कर अपने युग के नाटक घरों के लिए समान नियम निर्धारित करने की ही रही गई, ठीक है। कहीं कहीं पर उनकी मौलिक उद्भावनाएं भी देखने को मिलता है। पारसी नाटकों की तो उन्होंने अत्यंत भर्त्सना की है, मतलब उसका मजाक टाइप का व्यंग बोला है, ठीक है। भारतेंदु युग में ही चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन ने अपनी आनंद कादंबनी पत्रिका में संयोगिता, स्वयंवर और बंग विजेता पुस्तकों की विस्तृत रूप से आलोचना की। बालकृष्ण ने भी हिंदी प्रदीप से
सच्ची समालोचना नामक शीर्षक से सहयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। इस युग की आलोचना के विषय में एक बात ध्यान देने की है, और वह यह है कि इस युग की आलोचकों का ध्यान ग्रंथ के दोषों निरूपण पर भी लग रहा है। उनके गुणों की योग्य दृष्टि नहीं गई। अंततः आधुनिक आलोचना का शुभारंभ हो जाने पर इस युग की आलोचना को अधूरी ही कहा गया है। दूसरा पॉइंट है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का क्या होता है कि सन 1900 में सरस्वती के संपादक के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी आलोचना क्षेत्र में अवतरित हुए, किंतु द्विवेदी जी ने भी आगमन से पूर्व गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का समालोचना पंडित अंबिकादत्त व्यास की गद्य काव्य की मीमांसा आदि कुछ छोटी छोटी आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। द्विवेदी जी कवियों का तथा लेखकों की साधारण सी त्रुटि की भी आलोचना कर दिया करते थे। उन्होंने हिंदी कालिदास की आलोचना नामक पुस्तक में लाला सीताराम बीए द्वारा अनुदित कालिदास के नाटकों की भाषा संबंधी त्रुटियां का विवेचन किया। ठीक है। इस युग में पाश्चात्य शास्त्रीय सिद्धांतों का तुलनात्मक व वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करके आधुनिक साहित्य के मानव मूल्यों का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी साहित्य रूपों का साहित्य लोचन में शास्त्रीय ढंग से विवेचन किया गया। जो तीसरा पॉइंट है वो है शुक्ल युग। शुक्ल युग में क्या होता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन निबंध के समान आलोचना के क्षेत्र में भी वरदान सिद्ध हुआ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो उन्होंने जो निबंध लिखा वो आलोचना के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ। ठीक है। इनकी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं संपन्न था। इनका जो उद्देश्य था वो स्थूल ना होकर अत्यधिक सूक्ष्म था। उन्होंने कवि की भावगत चेतना को पहचान कर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। काव्य रस की प्रमुखता देखकर उन्होंने परंपरागत रस सिद्धांत को समग्रत पुनः प्राण प्रतिष्ठापित किया। लोक मंगल की विधान भी इनकी समीक्षाओं का एक मुख्य उद्देश्य था। वास्तव में शुक्ल जी की आलोचना चेतना रसानुभूति से समाविष्ट होते हुए भी लोक संग्रहवादी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसी ग्रंथावली भी भूमिका, चिंतामणि, भागदो, तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख समीक्षा सृजनाएं हैं। शुक्ल जी के विवेचनात्मक दृष्टिकोण अत्यंत सूक्ष्म, गंभीर, प्रौढ़ एवं व्यक्तित्व की छाप से परिपूर्ण है। वे आज भी युग छात्रा के समान हिंदी समालोचना साहित्य पर अपनी समग्रता के साथ छाए हुए हैं। और जो चौथी पॉइंट है वो है शुक्लयुत्तर युग। शुक्लयुत्तर युग में क्या होता है कि जो शुक्ल जी की आलोचना पद्धति की बढ़ाने वाले आलोचकों में पंडित श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
कृष्ण शंकर शुक्ल, रामकृष्ण शुक्ल, सिलीमुख चंद्रबली पांडे, बाबू गुलाब राय, जगन्नाथ शर्मा मुख्य है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने अपने प्रयासों से समृद्धि समालोचना का जो विकास प्रारंभ किया, उसका अनुकरण परिवर्तित समालोचना ने भी किया। इस कारण हिंदी आलोचना के क्षेत्र में नए मापदंडों की स्थापना होने लगी। इन नवीन मापदंडों की स्थापना करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी एवं डॉक्टर नागेंद्र आदि विद्वानों ने आज समस्त हिंदी पाठकों की चिन्ह पर है। मानवतावादी समग्र चेतनाओं से संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य आदि अनेक समालोचनात्मक सृजनाओं के द्वारा वास्तव में हिंदी आलोचना का एक उच्च क्षतिज पर अधिष्ठ किया गया है। उनकी शैली में व्यक्तित्व के अनुरूप ही प्रौढ़ता, सरलता, सरसता, व्यंग, विनोद का भाव एवं अत्यंत गहन तत्व विद्यमान है। ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।